हेलो स्टूडेंट। तो आज हम ऑप्टिक्स का जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ध्रुवण का, उस पार्ट के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जो आपने प्रकाश से संबंधित जो घटनाएं पढ़ी है, जिनमें व्यतिकरण, विवर्तन और इनके बाद में एक इम्पोर्टेंट घटना है ध्रुवण। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि वैज्ञानिक मैक्सवेल के अनुसार, सबसे पहले मैक्सवेल ने यह धारणा दी थी कि प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में एक जगह से दूसरी जगह तक संचरित होता है। और आपको जैसे डायग्राम में यह दिखाई दे रहा होगा, ये एक यहाँ विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। ओके, अब डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा जैसे यहाँ पर ये एक उपकरण है पोलेरॉइड। ये यहाँ पर क्या कर रहा है कि इस विद्युत चुंबकीय तरंग को या अपन इसे प्रकाश यानी सूर्य से निकलने वाली एक किरण मान सकते हैं, जिसे आगे ये फिल्टर करके कंप्लीटली यानी ध्रुवित कर रहा है। तो आप ध्रुवण के बारे में पढ़ना चाहते हो तो देखो, ध्रुवण में इस वाले डायग्राम में देखिए कि सामान्यतः अपने दैनिक जीवन में जो भी उपकरण है, जो भी लाइट के उपकरण है, जिसमें सूर्य भी है और प्रकाश स्रोत है जैसे बल्ब है वो भी है, इनसे मिलने वाला जो प्रकाश है वो इस प्रकार से होता है कि उसमें विद्युत सदिश के जो कंपन है वो आपको सभी दिशाओं में मिलते हैं। जैसे देखो डायग्राम में आपको विद्युत सदिश के कंपन सभी दिशाओं में दिखाई दे रहे होंगे। अगर आप किसी विशेष प्रक्रिया के द्वारा इन विद्युत सदिश के कंपनों को केवल और केवल एक ही दिशा में सीमित कर देते हो, जैसे डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, या तो ये एक दिशा ये वाली हो सकती है ऊर्ध्वाधर, या फिर ये दिशा ये वाली हो सकती है क्षैतिज। तो शुरू में जो आपने ये सभी दिशाओं के जो कंपन देखे हैं, ऐसा प्रकाश होता है अनपोलराइज्ड प्रकाश यानी अध्रुवित प्रकाश। तो हमारे दैनिक जीवन में सूर्य और बल्ब से मिलने वाला जो प्रकाश है वो हमेशा अध्रुवित प्रकाश ही होता है। अगर आप किसी विशेष प्रक्रिया के द्वारा इन विद्युत सदिश के कंपनों को केवल एक ही दिशा में सीमित कर देते हो तो ऐसे प्रकाश को हम बोलते हैं ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, और अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने की जो ये विशेष प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को ही हम बोलते हैं ध्रुवण। ओके, तो ये जो स्टार्टिंग में आपने ध्रुवण लिखा है, अगर आपसे पूछा जाए ध्रुवण क्या है तो सिंपल सी परिभाषा है कि अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने की प्रक्रिया को आप बोलते हो ध्रुवण। ओके, और मैक्सवेल ने जो विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए कहा था, तो आपको इसमें थोड़ा सा याद रखना है कि प्रकाश से संबंधित जो भी घटनाएं हैं उसके लिए केवल और केवल विद्युत क्षेत्र को ही उत्तरदायी माना गया है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र को उत्तरदायी नहीं माना गया है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार आपको एग्जाम में भी पूछा गया है और कंपटीशन की एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जो ये ध्रुवण है ये केवल और केवल अनुप्रस्थ तरंगों का ही एक गुण है। जैसे आपने 11th क्लास में ध्वनि तरंग के बारे में पढ़ा था, और ध्वनि तरंग की जो प्रकृति है वो अनुदैर्घ्य प्रकृति है, तो वहां आपने ध्रुवण के बारे में नहीं पढ़ा होगा, यानी ध्वनि तरंगों में ध्रुवण का गुण नहीं पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आपसे पूछा गया है कि जो ये ध्वनि तरंगे हैं ये ध्रुवण का गुण प्रदर्शित नहीं करती है, क्यों? क्योंकि ध्रुवण केवल और केवल अनुप्रस्थ तरंगों का ही एक गुण है। और जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जिसकी डिटेल हम आगे और देखेंगे, ये यहाँ पर अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। ओके, नीचे यहाँ पर देखते हैं, एक आपको डायग्राम यहाँ दिखाई दे रहा होगा। इस डायग्राम में अगर अपन ये देखें कि जैसे विद्युत सदिश के कंपन सभी दिशाओं में हैं, अब आप जैसे यहाँ एक डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है पोलेरॉइड, ये एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा आप अध्रुवित प्रकाश को यहाँ ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप अध्रुवित प्रकाश को, जैसे मैं इसमें एक बार वापस आपको डायग्राम में जैसे अध्रुवित प्रकाश दिखा देता हूं, ये मान लो यहाँ अध्रुवित प्रकाश है, ये आगे आपने मान लो एक पोलेरॉइड रख दिया, पोलेरॉइड के द्वारा ये अध्रुवित प्रकाश देखो इस प्रकार से ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट हो गया। ये एक दिशा में ही आपने विद्युत सदिश के कंपन दिखा रखे हैं। तो यहां पर जैसे मैंने आपको दो भाग बताए थे, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज,
तो यहाँ डायग्राम में अपन देखते हैं तो ऊर्ध्वाधर भागों में तो आपको विद्युत सदिश के कंपन दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा तल जिसमें विद्युत सदिश के कंपन पाए जाते हैं उसे तो हम बोलते हैं कंपन तल, और ऐसा तल जिसमें विद्युत सदिश के कंपन नहीं पाए जाते उसे हम बोलते हैं ध्रुवण तल। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जिसमें चुंबकीय क्षेत्र के कंपन पाए जाते हैं, ठीक है, उसे भी हम बोल सकते हैं ध्रुवण तल। तो कई बार आपको सिंपल सी ये परिभाषाएं भी पूछी जाती है कि कंपन तल और ध्रुवण तल क्या है। तो कंपन तल है ऐसा तल जिसमें विद्युत सदिश के कंपन पाए जाते हैं, ठीक है, और ध्रुवण तल कौन सा है जिसमें विद्युत सदिश के कंपन नहीं पाए जाते हैं। या तो आप ऐसा बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो कि जिसमें चुंबकीय क्षेत्र के कंपन पाए जाते हैं। ओके, अब इसके बाद में आप ये देखना चाहोगे, ठीक है भाई, कि अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट करने की जो ये प्रक्रिया थी, ओके, जिसे आपने नाम दे दिया था ध्रुवण। अब अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में आप किस प्रकार से कन्वर्ट करते हो। ओके, तो यहां पर देखो उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। पहली जो प्रोसीजर है वो है कि आप परावर्तन प्रक्रिया के द्वारा भी अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदल सकते हो। दूसरा है आप अपवर्तन की प्रक्रिया के द्वारा भी अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदल सकते हो। तीसरा है यहां पर कि आप द्विअपवर्तन के द्वारा अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदल सकते हो। और चौथा, हालांकि यह एक प्रकीर्णन का भी है लेकिन इस बार आपके राजस्थान बोर्ड में वो पॉइंट नहीं है। चौथा है कि द्विवर्णता के द्वारा भी आप अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदल सकते हो। तो सबसे पहले जो परावर्तन की डिटेल है वो हम देखते हैं कि परावर्तन के द्वारा आप ध्रुवित प्रकाश कैसे प्राप्त करोगे। तो देखो आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है। तो सबसे पहले एक थोड़ी प्रोसीजर है कि परावर्तन के द्वारा आप अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में कैसे कन्वर्ट करते हो। ओके, तो यह डायग्राम में देखिए कि ये अध्रुवित प्रकाश है और ये अध्रुवित प्रकाश एक कांच पर आपतित हो रहा है। जैसे परावर्तन की प्रोसीजर में आप दर्पण लेते हो लेकिन यहां हमने लिया है कांच। तो यहां आपको दिखाई दे रहा होगा कि कुछ भाग तो हो गया यहां परावर्तित और कुछ भाग हो गया यहां अपवर्तित। परावर्तित भाग भी देखो पूरी तरह ध्रुवित दिखाया हुआ है क्योंकि डॉट बना हुआ है, यानी विद्युत सदिश के कंपन तल के लंबवत है, और तीर के निशान भी यानी विद्युत सदिश के कंपन है वो तल के समांतर है। ओके, तो यहां आपको सिंपल सी लैंग्वेज देखनी है, हालांकि लैंग्वेज में आपको लिंक में पीडीएफ के द्वारा उपलब्ध करवा दूंगा कि जब अध्रुवित प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम पर आपतित होता है तो कुछ भाग परावर्तित और शेष भाग पारगमित हो जाता है। यदि अध्रुवित प्रकाश को एक विशेष कोण पर आप आपतित करते हो, जिसे मैं बोल दूं आईपी, एक विशेष कोण पर आपतित करते हो जिस पर यह परावर्तित प्रकाश जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो पूरी तरह पोलराइज यानी पूरी तरह ध्रुवित हो जाए, एक ऐसा विशेष कोण जिस पर परावर्तित प्रकाश पूरी तरह ध्रुवित हो जाए, तो ऐसे विशेष कोण को आप बोलते हो ध्रुवण कोण। कई बार ये परिभाषा भी पूछी जाती है, ध्रुवण कोण क्या है। तो वह विशेष एंगल जिस पर परावर्तित प्रकाश यानी कांच से परावर्तित प्रकाश पूरी तरह ध्रुवित हो जाए ध्रुवण कोण कहलाता है। अगर आपने कांच ऐसा लिया है जिसका अपवर्तनांक 1.5 हो तो ऐसे कांच के लिए यहां पर ध्रुवण कोण का जो मान है वो होगा 57 डिग्री। ओके, अब यहां पर आपको एक डेरिवेशन पूछा जाता है तो उसे अच्छी तरह समझने के लिए देखो सबसे पहले आपको यहां एक नियम पढ़ना पड़ेगा, ब्रूस्टर का नियम। ब्रूस्टर का नियम, तो देखो ब्रूस्टर का जो नियम है वो आपको दिया हुआ है कि ध्रुवण कोण की स्पर्श ज्या NIP बराबर n माध्यम के अपवर्तनांक के तुल्य होती है। ध्रुवण कोण की स्पर्श ज्या माध्यम के अपवर्तनांक के तुल्य, जैसे ये 57 डिग्री है तो जैसे ये अपवर्तनांक चेंज होगा वो कोण भी चेंज हो जाएगा। ओके, अब यहां एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भाई आप ऐसा सिद्ध कीजिए, सिद्ध करवाया जाता है जैसे डायग्राम में है कि अगर ध्रुवण कोण पर प्रकाश की किरण आती है तो आप परावर्तन के नियम के अकॉर्डिंग जानते हो कि जितना आपतन कोण होगा उतना ही यहां पर परावर्तन कोण होगा, और नीचे आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा ये आ गया अपवर्तन कोण। तो यहां देखो ये वाली जो किरण है
रिफ्लेक्टेड रेज, तो ये तो आ गई यहाँ परावर्तित किरण, ये तो क्या है यहाँ पर परावर्तित किरण। ओके, और नीचे ये वाली जो आपको दिखाई दे रही है ये है यहाँ पर अपवर्तित किरण। तो आपसे कई बार सिद्ध ये करवाया जाता है कि इन दोनों के बीच में जो आपको ये एंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये एंगल कितने डिग्री का बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री का। तो आपसे सिद्ध करवा ले कि सिद्ध करो कि ये दोनों के बीच का जो एंगल है वो यहाँ पर 90 डिग्री का है। तो इसे देखो आप इस प्रकार से सिद्ध करोगे। सबसे पहले आप लिखोगे ब्रूस्टर के नियम से, तो ब्रूस्टर के नियम से, तो ब्रूस्टर के नियम से देखो मान आ गया आपका 10IP इक्वल n। ठीक है, 10 को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो sin IP बटा कोस IP, यानी साइन बटा कोस करके भी आप लिख सकते हो इक्वल n। ये तो आ गया यहाँ समीकरण नंबर 1। दूसरा, यहां जो अपवर्तन के लिए भी हमने एक नियम पढ़ रखा है, स्नेल का नियम, स्नेल के नियम से। तो स्नेल का जो नियम है वो आपने पढ़ा है कि आपतन कोण की ज्या, तो आपतन कोण या ध्रुवण कोण के इक्वल है, और अपवर्तन कोण की ज्या साइन r। इन दोनों का अनुपातिक मान हमेशा माध्यम के अपवर्तनांक के तुल्य होता है। तो समीकरण 1 और 2 को अगर आप देखते हो तो दोनों ही मान यहाँ अपवर्तनांक के तुल्य है। तो आप यहाँ लिखोगे समीकरण 1 व 2 से, तो दोनों मानों को आप इक्वल लिख सकते हो यहाँ पर साइन IP बटा कोस IP, इक्वल करके लिख सकते हो आप साइन IP बटा साइन R। तो यहां आपको दिखाई दे रहा होगा कि साइन IP से साइन IP कैंसिल, तो यहां मान आ जाएगा आपका कोस IP इक्वल साइन R। ओके, तो यहां देखो अब इस साइन R को मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूं कि कोस 90 डिग्री माइनस R। ओके, तो यहां पर अगर ये IP का मान 60 डिग्री है तो 90 में से 30 को घटाओगे, यानी R यहाँ 30 मान के देखते हो तो ये यहाँ पर मान आ जाएगा आपका 60। कोस से कोस यहाँ कैंसिल, तो IP का मान आ जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री माइनस R, और माइनस का R जैसे बराबर के इस तरफ लाओगे तो IP प्लस R इक्वल 90 डिग्री। अब डायग्राम में देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, वापस डायग्राम पर आ जाइए आप, कि ये जो अभिलंब है तो टोटल एंगल यहां होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर आप यहां दोनों किरणों के बीच का कोण देखना चाहते हो तो अगर 180 में से आप इन दोनों कोणों का जो योग है 90 डिग्री वो अगर घटा देते हो तो दोनों किरणों के बीच में बनने वाले कोण का मान भी यहां 90 डिग्री आ जाएगा। यही बात आपको यहां सिद्ध करनी है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण यहां पर आपतित हो ध्रुवण कोण पर तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। कई बार आपको क्या है यहाँ ब्रूस्टर के नियम से भी स्नेल का नियम पूछ लिया जाता है कि जो ये ब्रूस्टर का नियम आप पढ़ रहे हो, इस ब्रूस्टर के नियम से आप स्नेल का नियम ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखो ऑलरेडी आपको डायग्राम यही मानना है, दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री मान के ही चलना है। तो देखो यहाँ आप जैसे ब्रूस्टर का नियम लिखोगे 10IP इक्वल n, 10 को आप यहां सोल्व करके लिखोगे तो मान आ जाएगा देखो साइन IP बटा कोस IP इक्वल n, समीकरण 1। अब यहां आप इस तरीके से लिखोगे कि IP प्लस R का जो मान है वो यहां 90 डिग्री है। ठीक है, R को अगर आप बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हो तो ये माना जाएगा 90 डिग्री माइनस R। दोनों तरफ आप मान लो कोस की कंडीशन ले रहे हो तो कोस IP बराबर ही आ जाएगा कोस 90 डिग्री माइनस R, और 90 डिग्री के साथ जो भी कोण माइनस में वो आप लिख सकते हो यहाँ साइन के साथ। तो यहाँ कोस IP का जो मान है वो आ जाएगा साइन R। तो समीकरण 1 में आप देख सकते हो कोस IP लिखा हुआ है तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ साइन R। तो मान आ जाएगा साइन IP बटा साइन R इक्वल n, और ये कौन सा नियम है आपका स्नेल का नियम। तो इस तरीके से ब्रूस्टर के नियम से आप स्नेल का नियम ज्ञात कर सकते हो। ओके।